हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन। मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी सुपरफास्ट डेली रिवीजन की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर अपन ने बायोलॉजी के लगभग 4 पेपर सोल्व कर लिए थे। आज अपनी ये नेक्स्ट क्लास है। सभी बच्चों को मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ये कोई क्लास नहीं है, ये एक टेस्ट है और इस टेस्ट से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो। आज ब्लड यानी कि जो रक्त है उससे संबंधित बेसिक से हार्ड वाले क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, इसलिए प्लीज़ क्लास को पूरा देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ क्लास को पूरा अटेंड करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि रक्त एक प्रकार का है। रक्त एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में, रक्त एक प्रकार का है कोशिका, बी है आपका उत्तक, सी है अंग और डी है तरल। जवाब देना है रक्त क्या है। रक्त एक प्रकार का क्या है? रक्त एक प्रकार का शरीर में पाई जाने वाली कोशिका है, शरीर में पाया जाने वाला उत्तक, अंग या तरल पदार्थ है। कमेंट करके आप लोगों को बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बिल्कुल बेटा, कुछ क्वेश्चंस बेसिक हैं, इसके अलावा फिर आपको आगे टफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं रक्त एक प्रकार का क्या होता है बेटा? उत्तक होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा, है ना। तरल संयोजी उत्तक होता है रक्त आपका। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो तरल संयोजी उत्तक होता है और ये आपके एग्जाम में पीछे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं उत्तक जो है वो क्या होते हैं। तो विभिन्न कोशिकाओं के जो समूह होते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं? वो उत्तक कहलाते हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं, अगर आपसे पूछ सकता है कि शरीर का वह उत्तक जो गतिशील अवस्था में होता है, तो रक्त जो है वो गतिशील अवस्था में होने वाला उत्तक है। ये आपके एक बार नीट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। जवाब देना है रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में यहाँ पर 3.4, बी है 5.4, सी है 7.4 और डी है 7.9। जवाब देना है रक्त जो है उसका पीएच कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हमेशा पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है रक्त जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल राइट आंसर की बात करता हूँ। यहाँ पर रक्त का जो पीएच है वो कितना होता है? 7.4 होता है। अगर पूछे कि अम्लीय प्रकृति का होता है या क्षारीय का, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, हल्का क्षारीय होता है ना। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जवाब देना है रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। ए है आपका हिस्टोलॉजी, बी है आपका हीमेटोलॉजी, सी है कैरियोलॉजी और डी है साइटोलॉजी। जवाब देना है रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। कुछ बच्चे कल कमेंट कर रहे थे कि सर और अलग टॉपिक के क्वेश्चन भी लेके आइए, इसीलिए मैंने सोचा कि आज रक्त या ब्लड पढ़ा देता हूं आप लोगों को, ताकि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सोल्व करवाए हैं। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको इससे थोड़े टफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। तो इसका जवाब देना है बेटा आप लोगों को ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी। बिल्कुल, जिन बच्चों ने इसका बी जवाब दिया है बिल्कुल सभी का सही जवाब है। रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? रक्त का अध्ययन विज्ञान की हीमेटोलॉजी शाखा में किया जाता है। फिर बात करते हैं उत्तक का अध्ययन, आपसे पूछ सकता है, तो उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। कैरियोलॉजी की बात करते हैं तो आपके केंद्रक का अध्ययन, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है, केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी। और कोशिका का अध्ययन बेटा क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा, आप सभी लोगों को ये आने चाहिए। बेसिक क्वेश्चन अगर वहाँ पर एग्जाम में गलत होता है तो बहुत तकलीफ होती है ना, इसलिए बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पर गलत नहीं करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पीछे एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर हृदय में, बी है अस्थि मज्जा में, सी है यकृत में और डी है मस्तिष्क में। जवाब देना है जो शरीर है, शरीर के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? ए, बी, सी या डी। कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण।
चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं मानव शरीर के अंदर रक्त का निर्माण। बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, जिन बच्चों ने बी जवाब दिया है बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब है। रक्त के जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा, और अस्थि मज्जा को अपन बोन मेरो के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बोन मेरो के अंदर होता है। ठीक है, हम बात करते हैं रक्त का परिवहन हृदय के द्वारा होता है। इसके अलावा बात करते हैं मस्तिष्क वगैरह के बारे में, जो इनके फंक्शन है वो अलग है। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक सामान्य मनुष्य में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा उसके शरीर भार के कितने प्रतिशत होती है। ऑप्शन नंबर ए है 3%, बी है आपका 5%, सी है 7% और डी है 11%। जवाब देना है एक सामान्य मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर अगर आपको इसकी मात्रा लीटर में पता है तो लीटर में भी बता सकते हो। यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से प्रश्न जो है वो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि किसी का शरीर बड़ा तो किसी का शरीर छोटा होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं राइट आंसर की। बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चों ने बी जवाब दिया है, लेकिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7%। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप हमारा नाम नहीं लेते। बेटा बायोलॉजी की क्लास जो है मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी शॉर्ट हो और ज़्यादा आपको नॉलेज मिल सके। ठीक है, और टेस्ट की क्लास को टेस्ट के हिसाब से ही लेना चाहिए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि नाम बोलने में समय वेस्ट ना किया जाए। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं एक सामान्य मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वो 7% होती है। अगर परसेंटेज के हिसाब से ना पूछकर आपसे वो लीटर के हिसाब से पूछता है तो लगभग आपके 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, और लीटर में नहीं गिनते, इसको यूनिट में गिना जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि रक्त का शुद्धिकरण, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा किया जाता है। ए है आपका फेफड़े, बी है आपका हृदय, सी है वृक्क और डी है यकृत। रक्त का शुद्धिकरण की बात करते हैं तो रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। रक्त के शुद्धिकरण की बात करते हैं। बिल्कुल बच्चों यहाँ पर कमेंट करके आपको बताना है। यहाँ पर बच्चे कमेंट करते हैं, सभी बच्चों ने यहाँ पर, कुछ बच्चे बी भी यहाँ पर कमेंट करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका वृक्क, है ना। वृक्क जो है उसके उस वृक्क जो है इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, वृक्क को अपन किडनी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और किडनी के नाम से भी इसे जाना जाता है और ये मुख्य रूप से रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसकी बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करते हैं फेफड़े जो हैं वो क्या करते हैं, तो ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है फेफड़ों का क्या कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी पाई जाती है। आप सब लोगों को पता है कि रक्त जो है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा होती है रक्त कणिकाएं। 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है थोड़ा अधिक मात्रा में होता है, लेकिन परसेंटेज आपको बताना है 45%, 35%, 55% या 85%। रक्त के अंदर प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है। प्लाज्मा की बात करते हैं, बच्चे यहाँ पर कुछ 45, कुछ 35, कुछ 55, कुछ 85 जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं रक्त के अंदर प्लाज्मा की 55% मात्रा पाई जाती है, यानी कि 55% मात्रा पाई जाती है। बाकी 45% जो है उसके अंदर आपका WBC आ जाएगा, उसके अंदर आपका RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स आ जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं तो प्लेटलेट्स आ जाएगी। ठीक है, प्लेटलेट्स आ जाएगी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए बेटा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करते हैं तो प्लाज्मा में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। जवाब देना है प्लाज्मा के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ए है आपका प्रोटीन, बी है आपका पानी, सी है ऑक्सीजन और डी है कोई नहीं। प्लाज्मा में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्लाज्मा में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व की। तो सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मा के अंदर तत्व पाया जाता है उसका राइट आंसर, बच्चे कुछ ऑक्सीजन करते हैं, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है और पानी जो पाया जाता है लगभग 90% पानी पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 90% लगभग पानी पाया जाता है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें प्रोटीन की तो लगभग 7% के समथिंग आपका क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। 7% प्रोटीन पाया जाता है। थोड़ी सी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा, बेसिक है, आपको आते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन अगर इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप होता है। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको इजी लग रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये ही प्रश्न आपको हार्ड लगते हैं। इसलिए अगर यहाँ से आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो वहाँ पर आप इनको इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि प्लाज्मा में
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्लाज्मा में जब फाइब्रिनोजन बाहर निकाल दिया जाता है तो शेष क्या बचता है? प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाता है तो अंत में क्या बचता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कार्पल्स, बी है आपका सीरम, सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन के बाहर निकालने के बाद क्या बचता है? फाइब्रिनोजन का क्या कार्य होता है ये भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। फाइब्रिनोजन जो है वो क्या कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं सीरम, बिल्कुल सीरम इसका आंसर हो जाएगा। निकालने के बाद में शेष जो बचता है वो सिर्फ और सिर्फ सीरम ही बचता है, ठीक है। यहाँ हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि फाइब्रिनोजन जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जवाब देना है फाइब्रिनोजन का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में रक्त का शुद्धिकरण करना, बी है रक्त का परिवहन करना, सी है रक्त का संचालन करना, और डी है रक्त का थक्का जमाना या ब्लड क्लॉटिंग। जब शरीर में चोट लग जाती है तो चोट लगने के कारण थक्का बनता है ताकि जो एक्स्ट्रा ब्लड है या शरीर के अंदर का जो खून है वो बाहर नहीं आए। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो शरीर में सदैव गतिशील अवस्था में होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। और रक्त के अंदर जो पंप करने का कार्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ हृदय के द्वारा किया जाता है। आपके शरीर के अंदर जो हृदय है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, वो धड़कता है, और धड़कने के कारण ही उसके अंदर क्या होता है, ब्लड को पंप करने की क्षमता आती है। जिस दिन वो धड़कना बंद हो जाएगा उस दिन के बाद की कहानी आप लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का जमाना इसका मुख्य कार्य होता है। फाइब्रिनोजन का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, धीरे धीरे प्रश्न की जो संख्या है बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका जो इसका लेवल है वो भी बूस्टअप होता जा रहा है। अगला यहाँ पर दिया गया है आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। जवाब देना है आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में अस्थि मज्जा, बी है आपके पास में यकृत, सी है प्लीहा और डी है हृदय। जवाब देना है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स। जवाब देना है इसकी जो जीवन क्षमता होती है वो कितनी होती है ये भी कमेंट करके बता सकते हो। आरबीसी का कब्रिस्तान, यहाँ पर जवाब देना है आप लोगों को आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं प्लीहा, तो बिल्कुल जिन बच्चों ने प्लीहा जवाब दिया है सभी का सही जवाब हो जाएगा। आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो प्लीहा होता है, जहाँ पर क्या होती है आरबीसी जो पुरानी हो जाती है आरबीसी वो यहाँ पर आकर डेड हो जाती है और इकट्ठा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन काल के बारे में। उससे पहले आप लोगों को बताना है कि जो एरिथ्रोसाइट्स है वो किसे कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स बताना है बेटा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है WBC, बी है आपका RBC, सी है प्लेटलेट्स और डी है प्लाज्मा। जवाब देना है एरिथ्रोसाइट्स किसे कहा जाता है, WBC को, RBC को, प्लेटलेट्स को या फिर प्लाज्मा को। ऑप्शन नंबर A, B, C या डी कमेंट करके बताना है एरिथ्रोसाइट्स की। तो यहाँ पर बात करते हैं, बच्चे जवाब देते हैं यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। बिल्कुल एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो जो एरिथ्रोसाइट्स है वो किसे कहा जाता है बेटा, वो कहा जाता है आपकी आरबीसी को, या इसे अपन रक्ताणु के नाम से भी जानते हैं। ये भी ध्यान रखना है, इसे हम रक्ताणु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। अगला हम बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट कि इससे पहले अच्छा इसके अलावा अपन बात करूं कि ये जो WBC होती है ये क्या होती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करने के लिए ये मुख्य रूप से सबसे पहले किसी भी रोग से लड़ने के लिए ये मुख्य रूप से तैयार होती है ना। किसी भी रोग का जब प्रकोप होता है या अटैक होता है तो WBC सबसे पहले उसको क्या करती है, WBC सबसे पहले उसको फेस करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि RBC का जीवन काल, बेसिक सा प्रश्न है लेकिन जवाब देना है 80 दिन होगा, 100 दिन होगा, 120 दिन होगा या 220 दिन होगा। RBC यानी रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं उनको लगता है कि भाई ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन तो है लेकिन ये क्वेश्चन आपसे वहाँ गलत हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं आरबीसी का जीवन काल, बच्चे 120 दिन जवाब देते हैं और 120 दिन के बाद में ये जो प्लीहा होती है वहाँ पर जाकर ये क्या हो जाते हैं, प्लीहा जो होती है उसमें जाके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं ना। तो प्लीहा के अंदर जाके नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि किस जीव, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस जीव की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। हाँ केंद्रक नहीं, किस जीव की आरबीसी में केंद्रक होता है, इसका जवाब देना है।
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऊंट, लामा, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है मानव। जवाब देना है किस जीव की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। यहाँ पर हम बात करते हैं आरबीसी जो है, आरबीसी के बारे में अगर अपन बात करें तो आरबीसी के अंदर जो केंद्रक हैं वो ऊंट और लामा दोनों में ही पाया जाता है। ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है या अपवाद है, ठीक है। तो ये दोनों को ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके अलावा जितने भी, जैसे मानव है तो इसकी आरबीसी जो है इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। जवाब देना है आप लोगों को, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य। ऑप्शन नंबर ए है आपका रक्त को लाल करना, बी है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना, सी है रक्त का थक्का जमाना, और डी है कोई नहीं। जवाब देना है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा बेटा, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य। कमेंट करके बताना है ए, बी, सी या डी। हीमोग्लोबिन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। हीमो जिसका मतलब होता है आपका हीम से बना है, और ग्लोबिन जो है वो एक प्रकार की प्रोटीन है जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है, ठीक है। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सबका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। बच्चों की संख्या बेटा थोड़ी कम है, मैं रोज़ाना आप लोगों से कहता हूँ कि इसको शेयर करिए। रोज़ाना अपनी जो क्लास है आप सब लोगों को पता है 9:15 बजे लगती है, शेयर करने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है। तो शेयर करते रहिए बेटा, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी चैनल थोड़ा बड़ा होगा, तभी मैं आप लोगों के लिए और कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता हूँ, है ना। केमिस्ट्री की क्लासें भी लगाएंगे, आगे सारी कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा बच्चों की संख्या आएगी तभी, है ना। यहाँ पर बात करते हैं हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जिसने जवाब दिया है लोहा, बिल्कुल सबका सही जवाब है। लोहा या आयरन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, लोहा या आयरन पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो ग्लोबिन प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन हो जाएगी बेटा, ग्लोबिन प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 कि थैलेसीमिया रोग का लक्षण क्या है। जवाब देना है थैलेसीमिया जो होता है उसका लक्षण बताना है आप लोगों को। ए है आपका आरबीसी का अधिक निर्माण होना, बी है आरबीसी का कम निर्माण होना, सी है डब्ल्यूबीसी का कम निर्माण होना, और डी है प्लेटलेट्स का अधिक निर्माण होना, है ना। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी का अधिक निर्माण होना। तो अब आप लोगों को बताना है जो थैलेसीमिया है उस रोग का लक्षण क्या हो जाएगा, अधिक निर्माण, कम निर्माण, इन दोनों में से बताना है आप लोगों को। थैलेसीमिया की बात करते हैं तो थैलेसीमिया जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, आरबीसी का निर्माण जो है वो नहीं होता है, या बहुत कम होता है, या नहीं के बराबर होता है, नहीं होता है या बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ब्लड के जो आगे अगले वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं कल क्लास में डाल दूंगा, आज थोड़ा समय की कमी है, ठीक है। कल की क्लास में डाल दूंगा, और पूरी की पूरी जो वीडियोस जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आप लोगों को बताना है कि जो ब्लड है उसके प्रकार की अगर बात करें अपन, तो ब्लड के प्रकार के अलावा यहाँ पर अपन बात करते हैं जो मकाका रीसस बंदर है, उस मकाका रीसस बंदर के अंदर क्या खोजा था, किसने खोजा था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है ना, मकाका रीसस बंदर के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइव क्लास या टेस्ट थोड़ा छोटा था लेकिन इम्पोर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।